अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप YouTube चैनल द पल्स देख रहे हैं। तारीख जनवरी 2022 है। जंग शुरू होने से एक माह पहले एक टीम अफ्रीका से यूक्रेन इमरजेंसी में पहुंचती है। इस ग्रुप में कोई यूक्रेन छुट्टी पर आया है, कोई अपनी फैमिली या दोस्तों को मिलने आ रहा है। ये मर्द काबिल इत्तेमाद लगते हैं, इसलिए भी कि इनको यूक्रेनियन अच्छी तरह बोलनी आती है और शक्ल से भी यूक्रेनियन ही लगते हैं। कईयों के पास यूक्रेनियन पासपोर्ट भी है। ये ग्रुप यूक्रेन में अवाम के साथ घुल मिल जाता है। ये कहानी सच्ची है, सिवाय इसके कि इन आदमियों के बारे कुछ सच्चा नहीं है। ये ना यूक्रेनियन हैं, ना तलबा या ताजर हैं, और ना ही ये अपनी फैमिली और दोस्तों को मिलने आए हैं। ये बल्कि खुफिया रूसी किराए के फौजी हैं और इनका एक ही मकसद है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हर हाल में कत्ल करना। जो भी यूक्रेन की हुकूमत का सर काटेगा उसको किस्मत बदल देने वाला इनाम मिलेगा और रूस वापस हीरो बनकर आएगा। ये कमांडो जो यूक्रेनियन शक्ल से लगते हैं और यूक्रेनियन बोलते हैं, एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं जिसका नाम वैगनर ग्रुप है। ये कोई आम प्राइवेट आर्मी नहीं है, ये सिपाही बेनिशान हैं। ये कोई झंडे के नीचे नहीं लड़ते और इनमें अक्सर रूसी स्पेशल फोर्सेस से आए हैं। कहा जाता है कि वैगनर ग्रुप रूसी हुकूमत के लिए काम करता है और इस प्राइवेट आर्मी को पुतिन इस्तेमाल करता है जब कुछ हासिल करना हो बगैर जिम्मेदारी उठाए। दिलचस्प बात यह है कि रूस का यूक्रेन पर हमला करने के 5 हफ्ते पहले 400 वैगनर ग्रुप के फौजी खुफिया तौर पर दुश्मन की लकीरों के पीछे एक्टिव थे। इस कमांडो ने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया और जंग के पहले हफ्ते भी नहीं हुआ था कि ज़ेलेंस्की 3 कातलाना हमलों से बाल बाल बचा था। यूक्रेन में आने से पहले हमें वैगनर ग्रुप के निशान पूरी दुनिया में मिलते हैं। क्योंकि इनको कोई झंडे के नीचे काम नहीं करना होता, तो इनको कोई कानून की तामील करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इंसानी हकूक़ के बारे फ़िक्र करने की ज़रूरत है। ये जहाँ भी जाते हैं अपने पीछे जंगी जराइम के निशान और लाशें छोड़ जाते हैं। वैगनर ग्रुप कोई नया आइडिया नहीं है। अमेरिकन ब्लैक वाटर दुनिया की सबसे मशहूर और बुरी शोहरत वाली प्राइवेट फ़ौज है। ये इतने बदनाम हुए कि इन्होंने अब अपना नाम अकादमी में बदल दिया है। ब्लैक वाटर और वैगनर में फ़र्क ये है कि वैगनर कहीं पर मबनी नहीं है। ये ग्रुप रूस में गैर कानूनी है, इसलिए इस कंपनी को अर्जेंटीना में रजिस्टर कराया गया है। कहा जाता है कि इस फौज का लीडर दिमित्री युतकिन है, एक पुराना रूसी इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसका जंगी नाम वैगनर था। कहा यह भी जाता है दिमित्री युतकिन इस ग्रुप का कमांडर है और दुनिया के सामने एक चेहरा, लेकिन असल में मालिक कोई और है। कुछ मानते हैं कि इसके पीछे एक रशियन ओलिगार्क येवगेनी प्रिगोजिन है, जो पुतिन का पुराना वफादार दोस्त है और एक ज़माने में दिमित्री युतकिन येवगेनी प्रिगोजिन का सिक्योरिटी टीम का हेड होया करता था। येवगेनी प्रिगोजिन को पुतिन के साथ गहरे तल्कात बनाने का मौका उस वक्त मिला जब पुतिन इसके रेस्टोरेंट में खाना खाने आया करता था। इस हद तक कि लोग येवगेनी प्रिगोजिन को पुतिन का बावर्ची कहने लग गए। येवगेनी प्रिगोजिन इस किराए की आर्मी को चलाने के लिए बड़ी रकम फराम करता है। दुनिया इसे वैगनर ग्रुप का हकीकी मालिक मानती है, इसी ही लिए FBI मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसका नाम है। दिमित्री युतकिन तलवार, येवगेनी प्रिगोजिन पैसा और व्लादिमीर पुतिन इस ग्रुप का दिमाग है। इन तीनों ने मिलकर ये प्राइवेट आर्मी बनाई है जिसको इस्तेमाल किया जाता है रूसी हुकूमत की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, और बदले में इन्हें बहुत पैसा मिलता है हुकूमती कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए। ये प्राइवेट फ़ौज रूस में गैर कानूनी है, तो जाहिर है कि रशिया कह सकता है कि उन्हें किसी गैर कानूनी तंजीम के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, और पुतिन पर जंगी जराइम का भी इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा इल्ज़ाम लगा सकती है कि रूस खुद मुख्तार ममालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है जिसे जंगी हरकत समझा जा सकता है। ये फ़ौज जहाँ भी जाती है पुतिन अपने हाथ गंदे किए बगैर अपना मकसद पूरा करता है और येवगेनी प्रिगोजिन अपनी पॉकेटें भरता है। इनके यूनिफॉर्म रूसी फ़ौज से मिलते जुलते हैं और इनके पास रूसी हथियार, टैंक और जंगी जहाज़ हैं।
کوئی نہیں جانتا کہ یہ گروپ کتنا بڑا ہے، لیکن امریکی دفاعی محکمے کا دعویٰ ہے کہ 10,000 کرائے کے فوجی ہیں اور 40,000 سابق قیدی یا سزا یافتہ روسی مجرم ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ایک حد تک سچ ہے اور روس کی جیلوں میں بڑے پیمانے پر بھرتیاں کی گئی ہیں۔ ان قیدیوں کو ٹریننگ اور تربیت دی جاتی ہے، پھر ایک معاہدے پر دستخط کرتے ہیں کہ ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اگر زندہ بچے تو انہیں بدلے میں آزادی دی جائے گی۔ در حقیقت ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ 3 جنوری کو یوگینی پریگوزین اس گروپ کے 23 قیدیوں کو معافی دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یوکرین کی جنگ ان پر روشنی ڈالے، ہمیں ویگنر گروپ کے آثار پورے افریقہ، جنوبی امریکہ اور کچھ ایشیا کے حصوں میں ملتے ہیں۔ ایشیا میں ایک واقعہ ان کی موجودگی کو ثابت کرتا ہے، جب شام میں ایک امریکن اڈے پر حملہ کرتے ہوئے ویگنر گروپ کو اپنی صفوں کے اندر سینکڑوں ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور وینیزویلا کے پریزیڈنٹ نیکولاس مادورو کو ویگنر گروپ تحفظ فراہم کرتا ہے کیونکہ اسے اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، جہاں کچھ ممبران ایک سپر پاور کے لیے کام کرتے ہیں۔ الیگزینڈر روبن، جس کا تعلق خارجہ پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سے ہے، اپنے ایک آرٹیکل میں واضح کرتا ہے کہ کیسے ویگنر گروپ نے اپنا آثار و رسوخ پھیلایا اور کیسے انہوں نے بہت سارے مدنی وسائل پر قبضہ کیا۔ یہ آرٹیکل، جس کا لنک ویڈیو کے نیچے میں شیئر کر رہا ہوں، روس کی کارکردگی پر جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن ایک بات واضح ضرور ہوتی ہے کہ اکیلا روس نہیں ہے جو پرائیویٹ فوج کا استعمال کر کے غریب ملکوں میں ایک طرف ظلم پھیلاتا ہے اور دوسری طرف جب عدم استحکام عام ہو جاتا ہے تو سیاستدانوں کو خرید کے ملک کے وسائل پر قبضہ کرتا ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ اب ایک سپر پاور یہ حرکت نہیں کر رہی، کافی سپر پاوروں کا مقابلہ ہو رہا ہے افریقہ کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، اور اس وجہ سے شور سنائی دے رہا ہے، ورنہ افریقہ میں اتنے وسائل ہیں کہ صدیوں سے ترقی کر بیٹھا ہوتا۔ اس آرٹیکل کا ایک نقشہ دکھاتا ہے کہ دنیا میں کہاں ویگنر گروپ کے مفادات ہیں۔ شام اور سینٹرل افریقہ کے کافی علاقوں میں ان کا تیل پر قبضہ ہے، سودان میں سونے اور ڈائمنڈ پر، ماڈاگاسکار میں کرومائٹ پر، ایک منرل جو سٹیل انڈسٹری میں کام آتا ہے، اور لیبیا میں ان کا ہاتھ تیل اور گیس پر ہے۔ ان کا مقصد صرف وسائل کنٹرول کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اقتدار پر رہنے کے لیے دوست ملکوں کی حکومتوں کو سہولتیں بھی فراہم کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی حکومتیں ہوتی ہیں جن کے خلاف امریکہ اور یورپ کے ممالک ہوتے ہیں۔ سودان، جہاں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ سونا پیداوار ہوتا ہے، اس کی حکومت کو ویگنر کی سپورٹ ہے۔ لیبیا میں خلیفہ حفتر کی فوج، لیبین نیشنل آرمی کو ٹریننگ اور اسلحہ فراہم ویگنر گروپ نے کیا، اور شام میں امریکہ کی کوششوں کے باوجود اگر بشار الاسد ابھی تک قائم ہے، وہ ایک حد تک ویگنر گروپ کی وجہ سے ہے۔ دلچسپ بات یہاں یہ بھی ہے کہ شام کے جنگی میدانوں میں ویگنر گروپ کا دشمن داعش تھی۔ کوئی ویگنر کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی سوچ بھی نہ رکھے۔ یہ پیغام اچھی طرح دنیا کو پہنچ گیا تھا جب 2018 میں انہوں نے 3 روسی صحافیوں کو سینٹرل افریقن ریپبلک میں قتل کیا۔ یہ صحافی ویگنر کے سونے کے کاروبار سے تعلق کے بارے انویسٹیگیشن کر رہے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان صحافیوں کا ڈرائیور مقامی پولیس کو رپورٹ دیتا تھا، جو آگے ویگنر گروپ کو خبر پہنچاتے تھے۔ ایک اور خوفناک کہانی یوگینی نوزین کی ہے، جو ایک قتل کی وجہ سے روس کی جیلوں میں سڑ رہا تھا۔ یہ آدمی، جس کو روسی جیل میں ہونا چاہیے، 4 ستمبر 2022 کو جنگ کے میدان سے یوکرین کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ گرفتاری کے بعد یہ آدمی ایک مغربی صحافی کو بیان دیتا ہے کہ یوگینی پریگوزین اگست میں اس کی جیل بھرتی کی مہم کے لیے آیا تھا، جب اس نے فیصلہ کیا ویگنر گروپ میں شامل ہونے کا۔ اسے پھر 3 دن کی ٹریننگ دی گئی۔ یہ آدمی مزید فرماتا ہے کہ یہ اصل میں روس کی جنگ کے خلاف ہے اور اس کا مقصد یوکرین پہنچتے سار ہتھیار پھینک کر بھاگ جانے کا تھا۔ اس کی خواہش ہے کہ یہ یوکرین میں ہی اب رہے یا جنگ سے دور کوئی مغربی ملک میں۔
सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि इसे कोई एतराज़ नहीं होगा यूक्रेन की फ़ौज में शामिल होकर रूस के ख़िलाफ़ लड़ने में। ये आदमी उन कैदियों में शामिल था जो यूक्रेन ने रूस को वापस किए बदले में अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसको रूस के हवाले नहीं किया बल्कि यूक्रेन में रहा कर दिया गया। इसकी रिहाई के बाद 11 नवंबर को इसे उठा लिया जाता है यूक्रेन के कैपिटल कीव की गलियों में से, और अगले दिन इंटरनेट पे एक वीडियो आती है जिसमें ये बंधा हुआ एक बेसमेंट में होता है और यकीनी तौर पर वैगनर के फौजी इसके सर पर हथौड़ा मारकर इसे कत्ल कर देते हैं। ये एक पैगाम वैगनर ग्रुप के दुश्मनों और गद्दारों के लिए था कि अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे या हमें मायूस करेंगे तो आपका ये हशर होगा। येवगेनी प्रिगोजिन अपने एक बयान में फरमाता है कि ये खुदगर्ज आदमी यूक्रेन भागा था अपनी खुशी के पीछे, लेकिन इसने बस पागल लोगों को पाया और इन बीमार लोगों ने इसके साथ इंसाफ किया, और एक कुत्ते को बस कुत्ते की मौत ही मिलती है। और मुस्करा के मज़ीद बोला कि जिसने भी ये फ़िल्म शूट की वो बहुत बड़ा फ़िल्म डायरेक्टर ही होगा, और उम्मीद है कि फ़िल्म की शूटिंग के दौरान कोई जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा। रूस के हमले से पहले वैगनर ग्रुप की सरगर्मियां बहुत मुख्तलिफ रही हैं। जब से यूक्रेन में जंग लगी है इन्हें सबसे पहले लड़ने भेजा जाता है। इसकी वजह से ये काफ़ी जानी नुकसान उठा रहे हैं। 2023 का आगाज़ इस खबर से होता है कि रशिया ने सोलेडार नामी शहर पर कब्ज़ा कर लिया है। ये शहर डोंबास के इलाके में है जहां जंग सबसे गर्म जारी है। सोलेडार एक छोटा शहर है जिसकी आबादी जंग से पहले 10,000 के करीब थी। ये शहर अपनी नमक की कानों के लिए मशहूर है जो दुनिया की सबसे बड़ी हैं। रूस की नज़रें सोलेडार से 10 किलोमीटर दूर बाखमुत पर हैं जो रशियन फ़ौज चारों तरफ से घेरना चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि सोलेडार को फतह वैगनर ग्रुप ने कई दिन और रातों के बाद किया, रूसी फ़ौज ने नहीं। सोलेडार को फतह करना ज़रूरी इसलिए था कि जब तक शहर यूक्रेनियों के हाथ में था वो नमक की कानों में अपनी फ़ौज और असला छुपा सकते थे, और इसलिए भी कि वो एक मकाम से दूसरे मकाम रूस से छुपे पहुंच सकते थे। सोलेडार की फतह के ऐलान के फ़ौरन बाद इंटरनेट पर एक वीडियो आती है जिसमें येवगेनी प्रिगोजिन को दिखाया जाता है सोलेडार की कानों में चलते हुए। येवगेनी प्रिगोजिन अपने बयान में वाज़िया करता है कि ये फतह रूसी फ़ौजी की नहीं है बल्कि वैगनर ग्रुप की। येवगेनी प्रिगोजिन का नमक की कानों का दौरा करना ज़रूरी था ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि सोलेडार की फतह वैगनर ग्रुप के हाथों हुई। वैगनर ग्रुप इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने दोस्त ममालिक और मुस्तकबिल के गाहकों को दिखाना चाहता था कि ये प्राइवेट फ़ौज कितनी काबिल है। हम ये भी देखते हैं कि जब से जंग शुरू हुई है वैगनर ग्रुप खुलकर रूसी मुसल्लह अफवाज पर तनकीद कर रहा है क्योंकि वो बड़ी फतूहात हासिल करने में नाकाम रहे हैं। ये है वैगनर ग्रुप, दुनिया की सबसे खुफिया प्राइवेट फ़ौज, जिनको रूस की भूत फ़ौज भी कहा जाता है। यूक्रेन में वैगनर ग्रुप के अलावा एक और ग्रोह चेचनिया से है जो रूस के लिए यूक्रेन में मारियोपोल के इलाके में लड़ रहा है। ये ग्रुप इत्तेहादी होने के बावजूद एक दूसरे के साथ और रूसी फ़ौज के साथ मुकाबला कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कौन सबसे ज़्यादा बहादुर है। मगरबी ममालिक और पुतिन को अच्छी तरह पता चल गया है कि अपने हाथ गंदे करने के बजाय किराए के फ़ौजी और बिके हुए हुक्मरानों से काम कराओ। इससे मुल्क बदनाम होने से बचता है और कोई जिम्मेदारी भी नहीं उठानी पड़ती, इसलिए कि आप कह सकते हो कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, या ये हमारे मुल्क में गैर कानूनी हैं, या हमारा इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। फ्रांस की मिसाल लेते हैं जहां लाफार्ज ग्रुप दुनिया की नंबर 1 सीमेंट कंपनी है। ये कंपनी 200 साल पुरानी है और दुनिया का सीमेंट सप्लाई एक हद तक इनके कंट्रोल में है। इस कंपनी को 160 साल पहले मिस्र का सुएज कैनाल की तामीर के लिए रेत और सीमेंट का ठेका मिला था।
ان پر الزام ہے کہ انہوں نے شام میں داعش کو اربوں روپے دیے اور بدلے میں داعش نے ان کا پلانٹ چلانے کے لیے سیکورٹی فراہم کی تھی۔ امریکہ کے کہنے پر ان پر فرانس میں مقدمہ چلا تھا اور 7 ستمبر 2021 کو فیصلہ عدالت یہ سناتی ہے کہ انویسٹیگیشن اور ثبوتوں سے واضح ہوا کہ یہ کمپنی نے دہشت گردوں کو مالی امداد فراہم کی۔ اس کمپنی کے فرانس کی حکومت کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں اور انویسٹیگیشن سے یہ بھی پتہ لگا کہ فرانس کے خفیہ اداروں کو سب پتہ تھا، لیکن انہوں نے آنکھیں بند رکھیں۔ یہ کمپنی جو سال کا $10 ارب کماتی ہے، اس کو سزا یہ ملی کہ $70 کروڑ کا جرمانہ ادا کریں، اور وہ بھی امریکہ کو۔ خود دیکھ لو، یورپ کا ایک ملک داعش کو مالی امداد فراہم کرتا ہے سیریا کے ذخائر لوٹنے کے لیے، لیکن پکڑے جانے کے بعد جرمانہ امریکہ کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ داعش اور ویگنر ایک دوسرے کے دشمن اس لیے ہیں کہ ان دونوں کے مالک ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ زمانہ بدل گیا ضرور ہے، لیکن مغربی دنیا کی لوٹ مار ابھی بھی جاری ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب انسانی حقوق اور ترقی کے جھنڈے تلے جاری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔